बमबारी और बर्बादी। रूसी कहर, तबाही शहर शहर। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं यूक्रेन रूस युद्ध पर हमारा खास शो महायुद्ध। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध को अब 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वहां चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बीच भारत सरकार भारतीयों की वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है। कई भारतीयों की वापसी हो चुकी है, तो कुछ भारतीयों की अब भी वतन वापसी का इंतजार है। तो सबसे पहले आपको इस महायुद्ध का अपडेट दे देते हैं। 14वें दिन रूस का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन सरकार को उखाड़ फेंकना हमारा मकसद नहीं है। बातचीत को फिर तैयार हुए हैं ज़ेलेंस्की। बातचीत में प्रगति हुई है, यह भी बयान रूस की तरफ से आया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध का 14वां दिन और 14वें दिन रूस की तरफ से यह बयान आया है कि बातचीत में प्रगति हुई है। हमारा मकसद जो सत्ता है यूक्रेन की, उसे उखाड़ फेंकना नहीं है। बातचीत को फिर तैयार हुए हैं ज़ेलेंस्की। यह बयान रूस की तरफ से आया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अब नेटो की सदस्यता नहीं लेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे दो अलग अलग रूसी समर्थक क्षेत्रों डोनेस्क और लुगांस्क की स्थिति पर समझौता करने के लिए तैयार हैं, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को आक्रमण शुरू करने से ठीक पहले स्वतंत्र घोषित किया था। बता दें कि इन्हीं दो मुद्दों को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई। रूस को शांत करने के उद्देश्य से यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिए हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक नेटो यूक्रेन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। नेटो विवादास्पद चीजों और रूस के साथ टकराव से डरता है। नेटो की सदस्यता का जिक्र करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो ऐसे देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जो घुटनों के बल कुछ मांग कर रहा हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हाउस ऑफ कॉमन्स में संबोधन किया। रूस से युद्ध पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम किसी कीमत पर हथियार नहीं डालेंगे, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, लेकिन हम लड़ेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें जो मदद मिली है उसके लिए धन्यवाद। आपको बताते चले कि रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को मंगलवार को ब्रिटिश संसद के सदस्यों को डिजिटल माध्यम से संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ज़ेलेंस्की के ऐतिहासिक संबोधन को कॉमन्स कक्ष में लगाए गए स्क्रीन पर दिखाया गया। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन क्षेत्र में संकट पर चर्चा करने और मध्य यूरोप में सुरक्षा प्रयास बढ़ाने की जरूरत पर जोर देने के लिए बात करते नजर आए। पोलैंड,
मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी यूक्रेन पर टूटी है। शायद कि इंसानी इतिहास में इसे कोई भूल सकता हो। एक तरफ जहां इस जंग ने हजारों लोगों को मौत के मुंह में झोंक दिया, वहीं लाखों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। कभी 24 घंटे चमक धमक और रोशनी से पटे रहने वाले शहर अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। तबाही के मंजर के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्का ने एक खुला खत लिखा है, जिसमें उन्होंने जंग में मारे गए लोगों के लिए अपना दुख जताया, तो पुतिन पर हमला भी बोला। 24 फरवरी को हम सभी रूस के हमले के साथ जाग गए। टैंकों ने यूक्रेन की सीमा को पार किया, विमानों ने हमारे हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, मिसाइलों ने हमारे शहरों को घेर लिया। रूस इसे विशेष अभियान कहता है, जबकि असल में ये यूक्रेनी नागरिकों की हत्या है। 8 साल की एलिस ओख्तिरका की सड़कों पर मर गई, जबकि उसके दादा ने उसे बचाने की कोशिश की। इसी प्रकार कीव की पोलिना अपने माता पिता के साथ गोलीबारी में मर गई। 14 साल के आर्सेनी के सिर में मलबे से चोट लगी और फिर उसकी मौत हो गई, क्योंकि आग ज्यादा फैलने के कारण समय पर उसे एम्बुलेंस नहीं मिल सकी। रूस कहता है कि वो नागरिकों के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ रहा है। मैं उन नागरिकों की हत्या में पहले इन मारे गए बच्चों के नाम पुकारती हूँ। यूक्रेन के लोग कभी हार नहीं मानेंगे, हथियार नहीं डालेंगे। वहीं अब रूस सबसे ज्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश बन गया है। सबसे पहले अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर 22 फरवरी को प्रतिबंध लगाया। खबरों के मुताबिक 22 फरवरी के पहले रूस के खिलाफ 2754 प्रतिबंध लगे हुए थे और हमले के बाद 2778 प्रतिबंध और लगा दिए गए। कुल मिलाकर 5532 प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही रूस ने 3616 प्रतिबंधों का सामना कर रहे ईरान को पीछे छोड़ दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को डोनेट्स्क के शहर मारियोपोल में सीज फायर किया था। इस दौरान ह्यूमन कॉरिडोर बनाया गया था। इसके जरिए वहां फंसे लोगों को निकाला गया, लेकिन रूस ने अब दावा किया है कि उसने रविवार को दूसरे दिन भी मारियोपोल में युद्ध विराम किया। सीज फायर में दिया गया सेफ पैसेज। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस ने ह्यूमन कॉरिडोर खोलने के कीव की रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब दिया, साथ ही सेफ पैसेज के लिए युद्ध विराम की घोषणा की। लेकिन यूक्रेनी बलों ने एक बार फिर लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। यूक्रेन से मंगलवार को 650 भारतीय स्टूडेंट्स को निकाला गया। यहां पहले दिन से ही दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध चल रहा है और भारी गोलाबारी हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। इस स्वागत सत्कार का वास्तविक अर्थ वही समझ सकता है जिसके सिर पर हर पल मौत मंडराती रही हो। जी हाँ, युद्ध का खौफनाक मंजर, तबाह शहर, आसमां में धुएं का काला गुबार और हर पल जान जाने का खतरा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने कई दिन और रातें भयावह माहौल में काटी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब वो अपनों के बीच अपने देश में थे। तस्वीरें दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की हैं। जैसे ही यूक्रेन में फंसे छात्रों को दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे उनके परिजन भावुक हो गए। कई विद्यार्थियों को युद्ध के दिनों में गंभीर कष्ट से होकर गुजरना पड़ा। इसमें एक है हिसार की गवर्नमेंट कॉलोनी मिर्जापुर निवासी अक्षिता। यूक्रेन से निकलने में अक्षिता को 6 दिन लग गए। वो बताती हैं कि इस दौरान उन्हें 36 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। बिना भोजन पानी के छात्र बेहोश हो रहे थे।
मगर जिंदगी प्यारी थी, इसलिए कड़ाके की ठंड में चलते रहे। 22 किलोमीटर तो बमबारी के बीच चलना पड़ा। कभी सड़क पर दौड़ लगाते तो कभी बम से बचने के लिए सड़क पर लेट जाते। आसपास की इमारतों पर भी बम गिर रहे थे, कईयों को तो चक्कर आ रहे थे। ऐसे हालात से निकलकर छात्र यूक्रेन के पिसाचिन शहर तक पहुंचे। यूक्रेन में कहाँ से? खार्किव। और अभी जो फ्लाइट पकड़ी कहाँ से पकड़ी? रोमानिया बॉर्डर। रोमानिया बॉर्डर। लगभग कितने स्टूडेंट आपके साथ आए? सर हम 250-300 बच्चे हैं। अभी जो फ्लाइट में आए? हाँ जी। सर यूक्रेन छोड़ते वक्त क्या एक्सपीरियंस रहा था, क्या देखा आपने, क्या महसूस किया? सर हम पिसोचिन से आए थे बस में और सेफ था सब कुछ क्योंकि सीज फायर हो गई थी। उस टाइम हमें कोई बॉम्बिंग वगैरह की आवाज़ नहीं आई थी, ठीक था सब। अक्षिता अब रोमानिया के रास्ते भारत गई। अक्षिता के अभिभावक बताते हैं कि बेटी अक्षिता खार्किव की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। यूक्रेन में जब 22 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, इसके बाद उनकी बेटी अक्षिता 1 मार्च तक खार्किव स्थित हॉस्टल में बंकर में छिपी रही। इस दौरान 1 मार्च की रात को कहा गया कि आपको हॉस्टल खाली करना है। कहा जा रहा था कि अगले दिन सुबह 6 बजे टैक्सी से बच्चों को रवाना किया जाएगा, मगर बिगड़ते हालात के कारण बस या टैक्सी का प्रबंध नहीं हो पाया। ऐसे में अक्षिता और दूसरे भारतीय विद्यार्थी 14 किलोमीटर पैदल चलकर खार्किव रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां पर भीड़ अधिक थी, इसलिए पहली ट्रेन में चढ़ने की कोशिश नाकाम रही। अक्षिता के मुताबिक वहां भारतीय विद्यार्थियों को धकेला जा रहा था, जबकि यूक्रेनियन नागरिकों को प्राथमिकता दी जा रही थी। इसके बाद दूसरी ट्रेन आई तो अक्षिता चढ़ गई, मगर 10 मिनट बाद ही सिग्नल डाउन हो गया और भारतीय दूतावास की तरफ से सलाह आई कि ट्रेन खाली कर दी जाए। इसमें दूतावास ने 3 लोकेशन पर जाने को कहा। इसके बाद अक्षिता 22 किलोमीटर बमबारी के बीच से बचकर पिसाचिन तक पहुंची। भारत में सुरक्षित फील कर रहे हैं? हाँ जी, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा। मिलने हैं इतने दिनों बाद, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अक्षिता ने बताया कि पिसाचिन में जहां वो और उस दूसरे भारतीय छात्र रुके, वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 1, 2 और 3 मार्च को उन्हें खाने के लिए कुछ भी मिला नहीं। ऐसे में वो 3 दिन से भूखे थे। 4 मार्च को खाने के लिए ब्रेड और सूप दिया गया। इसी दौरान कहा गया कि बसें आएंगी, उसमें निकल जाना है, मगर प्राइवेट बस आई तो $500 की मांग की गई, जबकि हॉस्टल वालों ने पहले ही लूट से बचने के लिए विद्यार्थियों को $200 से $300 ही अपने पास रखने की सलाह दी थी। ऐसे में इसमें कुछ ही विद्यार्थी जा पाए। गवर्नमेंट सपोर्ट की क्या बात करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो वैकेशन प्रोसेस में भी गवर्नमेंट साथ में थी। हाँ जी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? सर, जब हम खार्किव या फिर पिसोचिन में थे तो वो वॉर जोन थी, वहाँ पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट की इतनी हेल्प नहीं आ पाई थी, कोशिश करके भी नहीं आ पाई थी, तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल था। लेकिन आगे इवैक्यूएशन बसेस के लिए या फिर हमारी फ्लाइट्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया। खाना वाना वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोवाइड हुआ है, तो थैंक यू उसके लिए। फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा रहा जो फ्लाइट में आप? सब बहुत अच्छी थी। इंडिगो इस जोन में आपकी बेटी थी, आप यहाँ इंडिया में थी, बहुत कर रही थी, तो कितना अपने आप को बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। जब बच्चा परेशान हो तो माँ बाप कैसे अच्छे से रह सकते हैं। बहुत दिक्कत आई उस टाइम। दिक्कतों का सामना किया, मगर अब सामने खुशी है। हाँ, अब खुशी है। अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी गुड़िया हमारे साथ है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने कहा कि देश से 6000 किलोमीटर दूर युद्ध के बीच अपने लोगों की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार जैसा प्रयास कर रही है, उसने दूसरे देशों के साथ ही छात्रों को भी कायल बना दिया है। रोमानिया और हंगरी बॉर्डर तो केवल भारतीयों के लिए ही खुल रहे हैं। वहां पहुंचकर ये समझ आया कि मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। सुमी से लवीव पहुंचे भारतीय छात्र ट्रेन से पोलैंड लाए जाएंगे और उसके बाद इन्हें भारत लाया जाएगा। तो भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। यूक्रेन से लगातार उन्हें निकाला जा रहा है। सुमी से लवीव भारतीय छात्र पहुंच गए हैं
वहां से ट्रेन के जरिए उन्हें पोलैंड लाया जाएगा और उसके बाद वो भारत आएंगे। तो लगातार भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अभी भी कई लोग यूक्रेन में फंसे हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। घर लौटने की अपनी ही खुशी होती है, लेकिन ऐसे माहौल में जब सिर पर मौत मंडरा रही हो, हर पल गोलाबारी हो रही हो, फायरिंग से हर ओर दहशत मची हो, उस माहौल में घर लौटने का सपना कहां साकार हो पाता है। लेकिन भारतीय छात्रों का वो असंभव सपना भी साकार हो रहा है। यूक्रेन से दिल्ली लौट रहे छात्र कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। बम धमाकों की गूंज के बीच से बचकर महफूज स्वदेश लौटने वाले छात्र शायद ही वो दहशत के पल कभी भूल पाएं। इन्हीं में से एक हैं यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे मुझखेड़ा गांव निवासी छात्र अक्षांक शर्मा। मंगलवार को अपने घर लौट आए हैं। परिजन सोमवार देर रात ही उनको दिल्ली एयरपोर्ट से लेने के लिए पहुंच गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर बेटे से मिलते ही उनके पिता और परिजन भावुक हो गए। घर आकर परिजनों को छात्रों ने बताया कि खार्किव में जिस हॉस्टल के बंकर में छिपे थे, उससे करीब 1 किलोमीटर दूर ही रूसी सेना लगातार गोलीबारी कर रही थी, जिसके डर से खाना लेने के लिए बंकर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि 6 दिन पानी पीकर ही बंकर में अंधेरे में वक्त गुजारा। यहाँ तक कि बंकर में उनके फोन भी बंद करवा दिए गए थे। 28 फरवरी को खार्किव छोड़ने की एडवाइजरी जारी होने के बाद वो दूसरे छात्रों के साथ बंकर से पैदल ही रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया, लेकिन भीड़ अधिक होने के चलते ट्रेन में नहीं चढ़ सका। तभी स्टेशन के नजदीक एक मिसाइल अटैक हुआ, जिससे नजदीक के मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में जाकर छिपना पड़ा। ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। उसके बाद हम 3 बजे पिशोचीन के लिए निकलते, जो 15 किलोमीटर दूर था। पहले भी हम पैदल चल के आए थे 2-3 घंटे, उसके बाद 3 घंटे पिशोचीन तक गए थे। वहाँ पर स्टे था, सेफ था, वो इंडिया गवर्नमेंट ने बोला था। लेकिन हम जब जा रहे थे एंड रूट में, तो हमारे 200 मीटर दूर ही एक फाइटर जेट ने बम गिराया। जस्ट तो पत्थर भी उड़ के आए थे। बहुत बेकार लगा कि गवर्नमेंट ने बोला था कि बम नहीं गिराएगा, उसने साइड में बम गिरा दिया रशिया के फाइटर जेट ने। कैसा लग रहा है भारत में वापस? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली से हाँ एकदम से। गवर्नमेंट सपोर्ट की क्या बात करेंगे? स्पेशल फ्लाइट? हाँ, गवर्नमेंट ने हेल्प करी। एम्बेसी की बस आई थी हमको लेने को, वहाँ पिशोचीन जहाँ पर स्टे करा हुआ था हमने। करीब 3 घंटे बाद भारतीय छात्रों को सीनियर छात्र का निर्देश मिला कि पिशोचीन के लिए पैदल निकल जाओ। करीब 20 किलोमीटर चलकर पिशोचीन के एक रिजोर्ट में पहुंचे, जहां सेना के जवानों ने खाने की भी व्यवस्था की। 2 दिन रुकने के बाद ये छात्र दूतावास की भेजी गई बस में सवार होकर पिशोचीन से रोमानिया बॉर्डर के लिए निकले। करीब 33 घंटे का सफर तय करने के बाद वे रोमानिया पहुंचे, जहां से सभी छात्रों को शेल्टर होम भेजा गया, जिसके बाद फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। 6 दिन हम हॉस्टल में स्टे करे। 7वें दिन में सोचा कि हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, लवीव साइड जाने को, वेस्टर्न पार्ट में। तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी, हम बोर्ड नहीं कर पाए ट्रेन, क्योंकि वहाँ पर यूक्रेनियन बहुत थे। तो यूक्रेनियन वुमेन और चिल्ड्रन को प्रायोरिटी दे रहे थे, तो इसलिए हम इंडियन कोई भी बोर्ड नहीं कर पाए। 1-2 गर्ल्स थी जो बोर्ड कर पाई, मतलब कुछ गर्ल्स बोर्ड कर पाई थी क्योंकि उनको अलाउड था, लेकिन बॉयज अलाउड नहीं थे उसमें। और यूक्रेनियन मैन भी अलाउड नहीं थे कोई भी अपने वहाँ रेलवे स्टेशन में ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। या क्या बताए, बीपी की गोलियाँ, इसकी जो दादी है ना, उनको अटैक आ चुका है। हार्ट ऑपरेशन करा के परसों ही हार्ट ऑपरेशन कराया उनका मैंने। हाँ, इतनी कंडीशन खराब हो चुकी है घर की, सभी परेशान है, लेकिन आज बहुत खुश है। सिर्फ अक्षांक शर्मा ही मौत के मुंह से जिंदा बचने की कहानी नहीं सुनाते। स्नेहा गुप्ता का अनुभव भी सुनने वालों को हैरान कर सकता है। हालात बहुत गंदे थे, लिटरली हाँ, जिसे कहते हैं मौत हाथ पे लेके हमने खार्किव से पिशोचीन तक का सफर तय किया था। हमारे 20 मीटर के रेडियस में एक बॉम्ब गिरा था,
एंड वो इतना गंदा एक्सप्लोजन था कि मैं आपको शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, पर हमारे आंखों के सामने से कांच उड़ता हुआ गया है। और वो बहुत मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि उस टाइम हम लोग सब आंखें बंद करके लेट गए थे कि शायद अब हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे। वो बहुत गंदी सिचुएशन थी। ऐसे गंदे हालातों में हम लोग खार्किव से निकले, पिसोचिन तक हमने 25 किलोमीटर का सफर हमने पैदल तय करा। हम अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। बेटी बहुत मेरे से ज्यादा वर्क किया है इन्होंने। हम लोग जब रूट मार्च करते हैं तो पहले से मेंटली काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमारा छोटा बच्चा इसने इतना स्ट्रेस किया है जिसको मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। उसके साथ साथ जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बच्चों के लिए जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय कदम, और उन्होंने जो बीच में बच्चों को निकालने के लिए सीज फायर कराया और बच्चों को बाहर निकाला, वो एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया। अभी हमारे बच्चे साथ में हैं हमारे। यूक्रेन से दिल्ली लौटने वाले छात्र जतिन भी स्वदेश वापसी को चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। माहौल तो सर कुछ ज्यादा इंकरेजिंग तो नहीं है। बहुत बम्बार्डिंग शेलिंग तो बहुत हैवी हो रही है। ऊपर से सिटी में क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ठप हो रखा है और खाने पीने की बहुत किल्लत हो रखी थी। सो हम अपने जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं एडोपीडिया, हरदीप सर, बॉब टेडी, हम इनके थैंकफुल हैं कि इन्होंने हमें कम से कम नहीं तो 9 दिन अपने बंकरों में रखा हॉस्टल्स के, और उन्होंने वहाँ पे खाना प्रोवाइड किया। तो बहुत सिचुएशन इंकरेजिंग तो नहीं है वहाँ पे, बट स्टिल सम हम निकल के आए हैं। तो यहाँ में हम इंडियन गवर्नमेंट का भी थैंक यू करना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा हमारे लिए अरेंजमेंट किया। अभी आया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास नहीं है लफ्ज बयां करने के लिए कि मुझे कैसा लग रहा है। आप लोगों का ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, आई कांट एक्सप्लेन। आई एम अ मदर, आई कांट एक्सप्लेन। दीज फीलिंग्स आर बियॉन्ड द वर्ड। सचमुच युद्ध के वातावरण से वापस लौटे छात्रों की ये तस्वीरें बेहद खास हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों से बात की, सेफ कॉरिडोर बनाकर बच्चों को वापस लाया, वो कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी। प्रधानमंत्री के इस कदम से उनके प्रशंसकों को आश्वस्त और विरोधियों को हैरान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 14 दिनों से युद्ध जारी है। युद्ध के इस हालात में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया, जिसके तहत यूक्रेन में फंसे अधिकांश भारतीयों को निकाल लिया गया है। इस ऑपरेशन के जरिए सरकार ने केवल भारतीय नागरिकों को ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों की भी मदद की। विदेशी नागरिक भी अब सरकार की तारीफ कर रहे हैं। Hello. My name is Jaspreet and I'm from Pakistan. And I'm really thankful to the embassy of Indian embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us. And hope we get home safe. तो महायुद्ध में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।